हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज़। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और आज इस वीडियो के दौरान हम फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस में सॉइल केमिस्ट्री के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी। तो इस वीडियो से जो पहले का वीडियो है उसके अंदर हम कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी के बारे में अच्छे से बात कर चुके हैं। यानी पिछले वीडियो में हमने सबसे पहले जाना था कि आयन एक्सचेंज क्या होता है और उसके बाद हमने जाना था कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी और उसको इन्फ्लुएंस करने वाले अलग अलग फैक्टर्स जो होते हैं उनके बारे में हमने अच्छे से बात करी थी। तो आज हम बात कर रहे हैं एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी के बारे में। तो ये जो एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी है, इसे हम जो हमने डेफिनेशन सीईसी की पढ़ी थी उसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि द टोटल अमाउंट ऑफ एनायन हेल्ड एक्सचेंजेबली, कि टोटल अमाउंट ऑफ एनायन कितने हैं, मतलब सॉइल कोलॉइड जो है सॉइल मिसेल के ऊपर। अब की बार हम ये मान के चलें कि जैसे कुछ मिसेल्स ऐसे भी हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। सॉइल मिसेल के ऊपर अगर ओवरऑल हम देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज हैं तो उसकी तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव आयंस, राइट। तो नेगेटिव आयंस को हम कह रहे हैं एनायंस। तो कितने एनायंस हम देख सकते हैं एक्सचेंजेबली या कह सकते हैं उसके ऊपर एड्जॉर्ब हो पा रहे हैं, तो उस कंडीशन को, उस कैपेसिटी को हम क्या कह सकते हैं? एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी कह सकते हैं। इन टोटल अमाउंट ऑफ एनायन held exchangeably by a unit mass of a soil। यूनिट मास ऑफ द सॉइल मतलब एक यूनिट मास सॉइल 1 kg है ना, या कोई पर्टिकुलर एक यूनिट का अगर हम हिसाब रखें तो एक यूनिट मास के अंदर कितनी ज़्यादा एनायन एक्सचेंज हो सकते हैं, उसे ही हम एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी कहते हैं। इसकी यूनिट जो पिछले सीईसी की यूनिट थी उसी तरह से आपके पास रिप्रेजेंटेड है कि ऐसा यूनिट जो है वो है सेंटीमोल इलेक्ट्रॉन पर केजी। इलेक्ट्रॉन क्यों? क्योंकि नेगेटिव आयंस के रूप में रिप्रेजेंट करना है इसलिए। और मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉइल। मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम वाली कौन सी थी यूनिट? सीजीएस यूनिट है। ये सीजीएस यूनिट है, वो ऐसा यूनिट है, इसे भी याद रखें। दो यहाँ पे सीक्वेंस दिए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा आपसे पूछे जा सकते हैं कि जो हम देखते हैं सॉइल के अंदर एनायन जो है एक्सचेंज होते हैं, उसके अंदर सबसे ज़्यादा एक्सचेंज होने की पावर कौन रख सकता है, या सबसे ज़्यादा हम देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट की पावर कौन रख सकता है, या रिप्लेसमेंट की पावर कौन रखता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द प्रेफरेंस फॉर पॉजिटिव चार्जेस हैज़ फाउंड टू बी। प्रेफरेंस फॉर पॉजिटिव चार्जेस मतलब मिसेल के ऊपर हम ये मान के चल रहे हैं, मिसेल वर्ड का मतलब आप समझते हैं ना, सॉइल कोलॉइड का जो अंदर का सिस्टम है उसे हम कहीं ना कहीं मिसेल के रूप में नाम देते हैं। तो उस मिसेल पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव आयन आना चाहेंगे। तो कौन प्रेफरेबली सबसे पहले आना चाहेगा? तो हम देखते हैं OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आयन। उससे कम हम देख सकते हैं H2PO4 माइनस आयन, फिर सल्फेट आयन, फिर नाइट्रेट आयन एंड सबसे कम, या सब लगभग बराबर हम देखते हैं, नाइट्रेट और क्लोराइड का लगभग बराबर रहता है हिसाब, तो उसे हम कहते हैं क्लोराइड आयन। तो नाइट्रेट और क्लोराइड, ये पूरा जो सीक्वेंस है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, तो आप इसे याद रखें। दूसरा हम देखते हैं सल्फेट आयन। सल्फेट आयन के ऊपर भी एक्जैक्टली हम देखें -4 वैलेंसी वाला सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद हम देख रहे हैं फॉस्फेट आयन, फिर सल्फेट -2 वाला है, फिर नाइट्रेट और क्लोराइड का लगभग बराबर है। तो इन दोनों सीक्वेंस को आप ज़रूर याद रखिएगा। ओके, अब हम देखते हैं कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं AEC को। पहले हमने बात करी थी 5 फैक्टर्स थे, लेकिन अभी कुछ 2 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे। पहला फैक्टर हम देखते हैं सॉइल पीएच। सॉइल पीएच मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि भाई AEC जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है पीएच के। पीएच अगर कम होगी मतलब H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा। जब H+ आयन कंसंट्रेशन जब बढ़ता जाएगा तब हम देखते हैं जो सॉइल कोलॉइड्स हैं उनके ऊपर ओवरऑल हम देखते हैं कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। और पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से एनायंस जो हैं वो ज़्यादा आएंगे उसके ऊपर। एनायंस जितने ज़्यादा आएंगे तो उससे क्या होगा? एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी बढ़ेगी। अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि पॉजिटिव चार्ज क्यों डेवलप होगा, तो वो जो ओरिजिन ऑफ चार्ज ऑन सॉइल कोलॉइड्स नाम का वीडियो है उसे ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसके अंदर मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन यानी परमानेंट चार्ज को, और साथ में एक्सपोज क्रिस्टल एजेस यानी जिसके अंदर हम देखते हैं पीएच डिपेंडेंट चार्जेस को, तो उसके बारे में अच्छे से बता चुका हूँ, तो वो देख लीजिएगा। फिर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्ले, किस तरह की क्लेज हैं। पिछले वीडियो में क्या बोला था? ये बोला था कि वर्मिकुलाइट की CEC सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ केओलिनाइट बाजी मार जाता है। क्यों? केओलिनाइट जो हम देखते हैं जिसकी CEC बहुत कम होती है, लेकिन इसका एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी जो होती है, याद रखना है, वो ज़्यादा होती है। 1:1 टाइप का जो मिनरल्स हैं, केओलिन ग्रुप जो होता है उसकी एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज़्यादा होती है, याद रखिएगा। उसके बाद जो हम पॉइंट देखते हैं वो है इंपॉर्टेंस ऑफ AEC। इससे ये इंपॉर्टेंस लिखने का रीज़न ये है कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फॉस्फेट आयंस जो होते हैं उनका हम देख सकते हैं कि अवेलेबिलिटी जो है प्लांट को वो किस फिनोमेना से जुड़ी है, तो एनायन एक्सचेंज से जुड़ी है। स्पेसिफिकली लिखा भी गया है, जैसे कि मान लीजिए एसिडिक सॉइल है, तो एसिडिक सॉइल में जो ये फॉस्फेट है H2PO4- ये अनअवेलेबल होता है, यानी इस तरह से जुड़ा हुआ है, तो इनसॉल्युबल फॉर्म में है, प्लांट इसे ले नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये AlOH का होल थ्राइस के रूप में पड़ा है। एसिडिक फॉर्म में ये इस तरह से पड़ा होता है। मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में
पिछले वीडियोस में तो छोड़िए, आप ये याद रख लीजिए कि एसिडिक सॉइल के अंदर जो होता है फॉस्फेट आयंस की अवेलेबिलिटी कम होती है, वो फिक्स्ड होते हैं मतलब यहाँ फिक्स सोए हुए हैं ये लोग। लेकिन अगर हम उसकी लाइमिंग करवा दें यानी OH माइनस, यानी उसकी पीएच बढ़ाने की कोशिश करें, तो पीएच बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो उससे OH माइनस आयन ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। ये OH माइनस मैंने जैसे यहाँ लिख रखा है, डिस्प्लेसमेंट पावर ज़्यादा होती है इनकी, तो ये H2PO4 माइनस को डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो हटा देंगे तो उससे क्या होगा, तो हम देख सकते हैं ये OH एक और OH आ जाएगा, तो AlOH का होल थ्राइस के रूप में आ जाएगा। तो फिर हम देख सकते हैं कि ये H2PO4 अलग हो जाएगा, ये सॉल्युबल फॉर्म में आ जाएगा सॉइल सॉल्यूशन में, तो प्लांट उसे एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके बाद उसका अपटेक हो सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ इंपॉर्टेंस ऑफ AEC जो है, इंपॉर्टेंस तो और भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली पूछा जाता है कि फॉस्फेट आयन की अवेलेबिलिटी से जुड़ा किससे है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ AEC से याद रखिएगा। और भी जो आयंस होते हैं जैसे नाइट्रेट, क्लोराइड, वो भी इसी तरह से क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। तो एनायन का भी मतलब ओवरऑल मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि एनायन एक्सचेंज जो है वो प्लांट्स के लिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हम देख सकते हैं रिएक्शन है। पहली फोटोसिंथेसिस, दूसरी आयन एक्सचेंज, सेकंड कौन सी, आयन एक्सचेंज। तो आयन एक्सचेंज की वजह से हम देख रहे हैं कि ये एनायन का भी प्लांट में जाना किसकी वजह से पॉसिबल है, एनायन एक्सचेंज की वजह से ही पॉसिबल है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे बेस सेचुरेशन क्या होता है। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, और साथ में अगर इस वीडियो से पहले के वीडियोस जिनमें हम पेडोलॉजी, सॉइल फिजिक्स और साथ में हम देख सकते हैं सॉइल केमिस्ट्री के और भी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं कि बेस सेचुरेशन क्या होता है। बेस सेचुरेशन हम देखते हैं द परसेंटेज ऑफ CEC दैट सेटिस्फाइड बाय द बेस फॉर्मिंग कैटायंस। बेस फॉर्मिंग कैटायंस को हम कहते हैं बेसॉइड्स, और एसिड फॉर्मिंग कैटायंस को हम क्या कहते हैं, एसॉइड्स। अच्छा वैसे बेस क्या, बेस मतलब आधार, अरे नहीं भाई, बेस मतलब क्या, बेस मतलब हम कह रहे हैं जो एल्केलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं, जो पानी के साथ जुड़ के ऐसा सॉल्यूशन बनाते हैं जिसकी pH 7 से ज़्यादा होती है ना, उन कैटायंस को हम कहते हैं बेस फॉर्मिंग कैटायंस। तो वो बेस फॉर्मिंग कैटायंस जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये लोग जो हैं, है ना, तो ये जो हम देख रहे हैं इनका परसेंटेज कितना है ओवरऑल। अल्टीमेटली CEC तो क्या होती है कि सारे ही कैटायन, चाहे वो एसिड फॉर्मिंग हो चाहे वो बेस फॉर्मिंग हो, कोई भी कैटायंस हो, वो सारे को कंक्लूजन को हम CEC कहते हैं। लेकिन उसमें से पर्टिकुलरली हम कहें बेस बनाने वाले आयंस कितने हैं, उनका प्रोपोर्शन क्या है, उनका परसेंटेज क्या है, तो वो क्या कहा जाएगा, बेस सेचुरेशन कहा जाएगा। इसी से रिलेटेड, अच्छा इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं पहले। परसेंटेज बेस सेचुरेशन इक्वल्स टू एक्सचेंजेबल बेस फॉर्मिंग कैटायन कितने, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, कोई भी हो सकता है, पोटेशियम वाला, अपॉन में CEC इंटू 100। लेकिन अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछ ले कि सोडियम का स्पेसिफिक पूछ ले, एक्सचेंजेबल सोडियम आ जाए, तब उसे क्या नाम देते हैं हम, तब उसे यहाँ पे ESP नाम दिया जाता है, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज नाम दिया जाता है। पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में बात करी थी। खैर इसकी इंपॉर्टेंस भी इंपॉर्टेंट है कि क्यों हम पढ़ रहे हैं बेस सेचुरेशन का फिनोमेना, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द लाइम रिक्वायरमेंट टू रेज द pH ऑफ एसिडिक सॉइल। एसिडिक सॉइल जो होती है उसका pH अगर हमें बढ़ाना है तो हमें ये उसके ऊपर लाइम देना होगा। pH बढ़ाना है मतलब उसे न्यूट्रलाइज करना है, या फिर तो उसका हम कह सकते हैं कि क्या करना पड़ेगा, हमें लाइम देना पड़ेगा। तो लाइम की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं हमें किससे पता चल सकती हैं, कि बेस सेचुरेशन पता करके पता चल सकती हैं, ठीक है। और दूसरा हम देखते हैं बेस सेचुरेशन परसेंटेज रिप्रेजेंट्स द प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स कितने अवेलेबल हैं कितने नहीं है, काम के कितने अवेलेबल हैं नहीं है, या इस चीज़ों के रिलेटेड है। तो मतलब ये सॉइल फर्टिलिटी का इंडेक्स भी माना जाता है, ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी का इंडेक्स माना जाता है। तो इसकी ये जो 3 डाटा लिखे गए हैं इसे अच्छे से याद रखिएगा कि 80% से ज़्यादा अगर बेस सेचुरेशन है, बेस सेचुरेशन मतलब बेस अलग अलग तरह के हो सकते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड ऑल, अगर 80% से ज़्यादा है सॉइल में तो उसे फर्टाइल सॉइल कहेंगे। 50 से 80 के बीच में है तो उसे हम मॉडरेट फर्टाइल सॉइल कहेंगे, और अगर 50 से भी लेस देन है तो उसे हम लेस फर्टाइल सॉइल कहेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। बेस सेचुरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है pH के, pH जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो हम कहते हैं बेस सेचुरेशन भी बढ़ता है, तो उसे भी याद रखिएगा। तो इस तरह से कुछ बेस सेचुरेशन से रिलेटेड बातें मैंने आपको कुछ यहाँ बोर्ड पे लिखी हैं, कुछ नीचे से उठ के आ रही हैं बार बार, तो उन्हें भी नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, है ना। तो इस तरह से हमने जाना बेस सेचुरेशन और एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी के बारे में। अब इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सॉइल pH के बारे में, कैसे डिटर्मिनेशन होता है, क्या इससे रिलेटेड बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, उनके बारे में हम बात करेंगे।
और साथ में इस वीडियो का जो भी कंटेंट है, मेरी कोशिश है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी PDF फॉर्मेट अवेलेबल हो, आप उसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिएगा एग्रीकल्चरल स्टडीज़ से।